समाकलन में एक्सरसाइज 7.10 आपने जो कंप्लीट कर ली है ना, उसके बाद आज हमने जो पढ़ना है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी कि निश्चित समाकलनों के कुछ गुण पढ़ने हैं हमको। निश्चित समाकलनों में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको स्टडी करना है हमको। अच्छा, ये निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज, और ये भी बता दूं मैं आपको कि ये एक्सरसाइज 7.11 का इंट्रोडक्शन भी है। एक्सरसाइज 7.11 इंट्रो। अब इसमें ये प्रॉपर्टीज हम डेफिनिट इंटीग्रल्स की क्यों पढ़ना चाहते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। डेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस को हम चाहें तो उनमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अगर नॉर्मली सॉल्व करेंगे, अपना जो नॉलेज अभी तक का आपका है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेफिनिट इंटीग्रल्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनिट इंटीग्रल की आप सीख लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो निश्चित समाकलन के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में बड़ी आसानी मिलेगी आपको। इसलिए डेफिनिट इंटीग्रल्स की ये प्रॉपर्टीज हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिनमें से जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बुक में देखेंगे तो राइटर्स लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको P0 से लिखी है उन्होंने। प्रॉपर्टी जीरोथ प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें आपको ये बताया जाता है कि ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, अगर इस टाइप का कोई डेफिनिट इंटीग्रल आपका लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें या आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर यहां पर x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है सॉरी, अगर आपको ये लगता है कि ये x जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर इस x के स्थान पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कुछ और हो जाए, थीटा हो जाए, t हो जाए, u हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप ऐसा कर सकते हो। कैसा? अगर आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है तो आप चाहें तो अपने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को किसी भी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं जिसमें आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि x t में बदल जाए तो बेशक आप x को t में बदल लीजिए, और ऐसा करने से आपको लगेगा ऐसा करने से क्या कहीं पर कोई इफेक्ट आ जाएगा क्या? आंसर इज नो। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कहीं पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। आप वेरिएबल चेंज भी कर लो और कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपको। आप चाहते हो कि नहीं टी में नहीं बदलना, मुझे यू में चाहिए, आप चाहते हो मुझे थीटा में चाहिए, कि थीटा में अगर हो जाता, सेम चीज अगर थीटा में मिलती तो हमारा काम आसान हो जाता। आप कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी ये करना आपको छूट देती है, आपको अलाउ करती है। क्यों करती है अभी हम उसको जब प्रूफ करके आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया? पर ये आप कर सकते हो। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कभी कभी होता ये है कि हमारा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं और वो आ जाता है, ऐसे आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी फ्रॉम 0 टू π/2 कभी मिल गया। अब हमें लग रहा है कि अगर ये चीज x में होती सॉरी अगर वेरिएबल t के स्थान पर x होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसको कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx फ्रॉम 0 टू π/2, t को x के x में बदल लीजिए और उसके लिए कोई कीमत आपको नहीं चुकानी है, उससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने बोला, आप सोच सकते हो कि क्यों ऐसा क्यों होगा, तो मैंने बोला ना हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये प्रॉपर्टीज हमको क्या क्या करने की छूट दे रही हैं, हम क्या कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के मुताबिक। अगली है प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जीरोथ प्रॉपर्टी थी।
प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आपको जो बताया जा रहा है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब कुछ ऐसा है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो आपको ये लगता है कि अगर ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, ए लोअर लिमिट है, बी हायर लिमिट है, अगर आपको लगता है कि अगर इसको हायर लिमिट में होना चाहिए और इसको लोअर लिमिट में होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी आपको करने की छूट है, आप कर सकते हो ये भी। इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में, लोअर लिमिट को हायर लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हायर लिमिट को लोअर बना सकते हैं। कैसे? इसको फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा। अब उसके लिए हम सोचते ये हैं कि उसके लिए हमको कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ नहीं, एक छोटी सी कीमत आपको चुकानी है कि इसके आगे एक माइनस का निशान आपको लगा देना है। बाकी ना फलन चेंज करेंगे आप कभी, ना कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, लिमिट्स केवल चेंज करने की कीमत ये चुकाएंगे कि उस फलन के आगे सिर्फ और सिर्फ क्या आपको रख देना है, एक माइनस निशान रख देना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। बताइए समझ आया कि नहीं आया? और जैसे कि आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा ये हम उस समय चर्चा करेंगे जब इनको एक एक करके प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी ले लीजिए आप, जैसे हम ले लिया एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू -1। अब मुझे ये लगता है कि ये 0 है और ये -1 है, मुझे लग रहा है ये तो इससे भी छोटा है, इसको लोअर लिमिट में होना चाहिए था, इसको हायर लिमिट में होना चाहिए था, तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे उसके लिए? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -1 टू 0। बस आपको करना ये, एक नेगेटिव साइन आपको केवल आगे बिठा देना है बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई? अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी में हमको क्या अलाउ करता है? सेकंड प्रॉपर्टी हमको ये अलाउ करती है कि अगर कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसमें आपको उसे ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करना है, ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो आप इसे कैसा लिख सकते हो? एक छोटी सी चीज पहले ये बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसका मीनिंग ये है, ये अगर x है, ये y है, तो ये अगर एक हमारा y बराबर ये फलन का हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, यहाँ पर x इज इक्वल टू b है, तो जब भी हम इसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब है कि मैं इस फलन के नीचे लिमिट x बराबर a और x बराबर b के बीच तथा x अक्ष से घिरा हुआ पूरा क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। पहले भी कई बार हम इसका जिक्र कर चुके किसका ये मतलब है। ठीक है, अब बाई चांस a और b के बीच में कोई पॉइंट यहां पर ले लिया हमने, दैट इज x इज इक्वल टू c, कोई भी पॉइंट ले लिया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? यहां से हमने ऐसी लाइन डाल दी, पहले हम इसका एरिया निकाल लें, फिर हम इसका एरिया निकाल लें और इसके बाद दोनों को आपस में ऐड कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर इसका एरिया निकाल रहे होंगे तो हम क्या लिखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका लिखना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, बस हो गया। तो एक ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ये करना अलाउ करती है कि अगर ए से बी तक आपको इंटीग्रेट करना है और ए से लेकर बी के बीच में कोई पॉइंट एक तीसरा पड़ता है, तो आप पहले ए से सी तक इंटीग्रेट कर दो, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट कर दो, दोनों को आपस में क्या कर दो। तो ये डाउट मत लाइएगा कि ए और बी के बीच में सी तो नहीं आता,
तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, कोई भी यहां पर हो सकता है। और ऐसा एक नहीं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हम उन सब पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझ में आई बात ये आपको? आ गया? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि हमें इस टाइप से इस फंक्शन को लिखना अलाउ करते हैं। फलन वही रहेगा, लिमिट्स पहले ए से सी तक जाएंगे, फिर हम सी से बी तक चले जाएंगे। अगर 2 पॉइंट्स होंगे बीच में तो 2 बार हम ब्रेक करके लिखेंगे उसको। नहीं समझ में आया? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। ये अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या करना अलाउ करती है? ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अगर चाहें तो इसे ऐसा कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। क्या कर सकते हैं? वेरिएबल जो है इंटीग्रेशन का, उसमें फलन में उसके स्थान पर आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ऐसा करने से भी आपका आंसर वही रहेगा जो इसका आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि कैसे के लिए थोड़ा वेट कर लो। अभी मुझे एक बार बता देने दो सारी प्रॉपर्टीज, इसके बाद एक एक करके हम सब प्रूफ करके आपको दिखा देंगे कि कैसे हो गया ये सारा कुछ। समझ आ रहा है आपको? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये काम करना आपको अलाउ करती है कि आप क्या करें, x के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, ये आप लिख सकते हो x के स्थान पर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएंगी, कभी भी आप कर सकते हो। जरूरत आपको पड़े और आपको लगे कि ऐसा करने से हमारा काम इजी हो रहा है तो कर लो, ठीक है। हर वक्त करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमको लगेगा। भाई प्रॉपर्टीज का यूज आप कब करते हो? प्रॉपर्टीज का जब आपको जरूरत है और आपको लग रहा है कि ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये सारी बातें हमको फील हो रही होती तो हम करते हैं यूज उसका। अब इसी का एक स्पेशल केस है, ये जो प्रॉपर्टी आपने थर्ड नंबर में पढ़ी है, इसी का एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx अगर लोअर लिमिट 0 हो जाए और अपर लिमिट a हो जाए। पहले लोअर लिमिट कितनी थी? a, अपर लिमिट b थी, तो हम x की जगह पर क्या लिख पाए? a प्लस b माइनस एक्स। अगर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a हो जाए, उस वक्त क्या हो सकता है? उस वक्त आप इसको क्या लिख सकते हो? f ऑफ, यहां a प्लस बी माइनस एक्स था ना, इसमें 0 प्लस a माइनस एक्स। अब 0 प्लस a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू a। ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपकी आ गई। समझ आ रहे हैं आपको? और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लगने वाली प्रॉपर्टी है ये। जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस इसके लगाएंगे, आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी बहुत बार लगा करती है, और इस प्रॉपर्टी को लगा के हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है, बड़ी जल्दी आंसर आ जाता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये कैसे लगाओगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ऐसा एक क्वेश्चन है। तो अब हम चाहें तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ, जहां जहां वेरिएबल है फंक्शन में वहां पर क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। अब इसमें लोअर लिमिट तो 0 है ना, तो बस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं जहां पर वेरिएबल होगा। तो ये वेरिएबल है x x x यहां पर है, इनकी जगहों पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2।
इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी, ये आप कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज करोगे, लेकिन इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट जब इन सवालों को लगाते हैं तो उनमें बस ये लिखते जाते हैं प्रॉपर्टी 4 से, ऐसा कुछ लिखते रहते हैं। ये 4 नंबर की प्रॉपर्टी है ना, बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो सब लोग लिख देते हैं प्रॉपर्टी 4 से, प्रॉपर्टी 4 से, प्रॉपर्टी 4 से। पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप ये मत गलती करिएगा। आप क्या करिए, आपको जो प्रॉपर्टी जहाँ भी यूज़ करनी है उस प्रॉपर्टी को वहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रैकेट बनाएं और उस प्रॉपर्टी को अंदर लिख दें। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आप, ये बुक है आपकी, बुक ने P0, P1, P2, P3, P4 ऐसा बनाया हुआ है, तो वो लिख रही है क्योंकि उसका वो हिसाब किताब है, उसकी अपने अकॉर्डिंग वो सवाल को सॉल्व कर रही है। तो आप सोचोगे बुक भी तो लिखती है प्रॉपर्टी 4 से, तो यार बुक को लिखना दो ना, आप उस प्रॉपर्टी को सीधे लिखो। आप सीधे क्या किया करेंगे, उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है कि हो सकता है आज मैंने इसको P0, P1, P2, P3, P4 कर दिया है, हो सकता है मैंने इसको P1 से स्टार्ट कर दिया होता, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, तब तो ये 5 नंबर हो जाती ना, हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हो सकता है कोई राइटर P0 से स्टार्ट करता है, कोई राइटर P1 से स्टार्ट कर रहा है, 1, 2, 3 से, किसी ने 0 से स्टार्ट किया है, तो आप प्रॉपर्टी 4 लिख देंगे तो इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करें, प्रॉपर्टी ही नोट कर दें, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, बट उसको नोट करें, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। समझ में आ गया ये आपको? प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या आएगा? प्रॉपर्टी नंबर 5 में आता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a। अगर कभी ऐसा लिख के आता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ 2a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, यहां पर आएगा a से 2a, 0 से a ही बन जाता है फिर लास्ट में जाकर के, वो अभी प्रूव करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा पूरा, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a है तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ 2a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। ये कहां से आया? प्रूव करने से ये पहले मिलेगा आपको। अब इसके भी 2 स्पेशल केस बनते हैं। इसके जो स्पेशल केस बनते हैं उनमें से देखिए, मैं पहले आपको बताता हूं। उसके लिए बुक ने P6 लिखा हुआ है, उसके लिए बुक ने क्या लिखा हुआ है? P6। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इसमें इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे? देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 2a, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। एक इसकी वैल्यू हो सकती है 2, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, एक तो इसकी ये वैल्यू हो सकती है, या एक दूसरी वैल्यू इसकी हो सकती है 0। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन इसकी ये वाली वैल्यू कब होगी और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, उसके लिए शर्तें हैं। शर्त ये है कि इसकी वैल्यू ये उस वक्त होगी जब f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर होगा? f ऑफ x के बराबर होगा।
तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा, जो फलन हमको दिया गया है उसमें हमने x की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखा। और ऐसा करने से अगर fx ही आ जाए, फलन ही आ जाए वो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी फिर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, अपर लिमिट आधी हो जाएगी और 2 एक बाहर यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? और इसकी वैल्यू 0 भी हो जाएगी। और देखो ये चीज यहां से भी समझ में आएगी आपको। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, अगर इसकी जगह पर fx लिख दें हम, तो ये चीज और ये चीज तो सेम आ गई ना, देखो तो जुड़ के डबल नहीं हो गया, ये नहीं समझ में आया? आया? अब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब 0 हो सकती है? उस वक्त 0 हो सकती है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स हमने फलन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख के चेक किया और हमने देखा कि इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ गई। माइनस एफ एक्स या तो प्लस एफ एक्स आएगा या माइनस एफ एक्स। अगर प्लस एफ एक्स आया तो ये डबल हो जाएगा, और अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काहे के मारे आप यहां लिख के देख सकते हो कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स लिखेंगे तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस। अब सेम दोनों टर्म आपको मिलेंगे, यहां भी एफ एक्स यहां भी एफ एक्स, ये प्लस ये माइनस, दोनों की वैल्यू मिलके क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो ये P5 थी, ये P6 है आपकी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने P7 भी लिखा हुआ है, आप नोट करिए, फिर उसको भी हम बता देते हैं आपको कि 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। ये इतनी समझ में आ रही है अभी आपको, ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको क्या करना अलाउ करती है, इसको इसके बारे में थोड़ा देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, देखो पहचानो इसको, ये फंक्शन है और यहां लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक की है। 0 से a, 0 से 2a, a से b ऐसा नहीं है, माइनस a से प्लस a। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। आप जब फाइनली इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये वैल्यू इसकी आती है। अब इसके बेसिस पर ना इसकी भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। इसकी एक वैल्यू हो सकती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। इसकी एक वैल्यू हो सकती है 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, और इसकी दूसरी वैल्यू हो सकती है 0। इसकी ये वैल्यू कब हो सकती है, इसकी ये वैल्यू तब हो सकती है जब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स आप देख रहे हो ना, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने से वो प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो फिर इसकी वैल्यू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a के बराबर हो जाएगी। कि जैसे ही इसकी जगह एफ एक्स लिखोगे आप, ये और ये टर्म सेम बन जाएगा, समझ रहे हैं, और जुड़ करके डबल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ऐसा कब हो जाएगा, ऐसा तब हो जाएगा अगर f ऑफ माइनस एक्स हमने निकाल के देखा, f ऑफ माइनस एक्स हमने
सॉल्व करके देखा, और सॉल्व करके जब देखा तो वो वैल्यू मिल गई माइनस एफ ऑफ एक्स। ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स भी मिल सकती है और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स भी मिल सकती है। अगर ऐसा हो जाएगा कि आप फलन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लिखो तो फलन तो वही मिल जाएगा आपको, लेकिन नेगेटिव साइन आगे लग के आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर इसी की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और मैं आपको एक चीज ये बताऊं, किसी फलन में अगर ऐसा होता है और किसी फलन में ऐसा होता है तो इस वाले फलन को बोला जाता है सम फलन। इस वाले फलन को क्या बोला जाता है, सम फलन। हम कहते हैं कि एफ एक्स एक्स का एक सम फलन है, एफ एक्स एक्स का एक सम फलन है, इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपने x की जगह माइनस एक्स लिखा फलन में और माइनस एफ एक्स ही आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कि इस प्रकार का फलन x का विषम फलन है। तो एफ एक्स एक्स का एक विषम फलन, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ एक्स एक्स का एक सम फलन है तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। अगर एफ एक्स एक्स का एक विषम फलन है तो फिर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फिर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। थोड़ा सा सम और विषम फलन को आप देख लीजिए जरा, सम और विषम फलन के बारे में। जैसे सबसे पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं सम फलन का, जिसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसा, जैसे हमने आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फलन आ गया। अब हमने बोला इसको चेक करिए कि ये सम फलन है या विषम फलन है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी कह दे कि सम फलन है कि विषम फलन, चेक करके दिखाओ। आप बस x की जगह माइनस एक्स लिख दो, x की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे। माइनस एक्स अगर लिख देंगे तो यहां पर क्या इसकी वैल्यू आएगी, एफ एक्स में x का स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स में माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एफ एक्स के। इधर क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स। आपने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये जो फलन हमको दिया गया है ये एक्स का कैसा फलन है, सम फलन है। ऐसे ही अगर हमको एक फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और आपसे बोला जाए कि पता लगाइए कि ये सम फलन है या विषम फलन है, आप क्या करिएगा, x की जगह पर माइनस एक्स लिखेंगे तो cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, cos एक्स ही आ जाती है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, और cos एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स। ये देखिए तो ये भी कैसा फलन है, cos एक्स एक्स का एक सम फलन है, एक्स स्क्वेयर एक्स का एक सम फलन है। पर विषम फलन की अगर आप बात करेंगे कि विषम फलन क्या होता है, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो अगर कोई भी फलन मैंने ले लिया, बाई चांस मैंने ले लिया x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा एक फलन ले लिया। अब हमने बोला कि इसको पता लगाइए कि ये फलन सम है या विषम है, आप क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स लिखे तुरंत, तो x के स्थान पर माइनस एक्स हम लिखा, माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस, और एक्स क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। देखिए ये वाली कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, ये वाली। अगर हमने x की जगह माइनस एक्स लिखा और फलन तो वही आ गया पर माइनस आ गया आगे, तो इस प्रकार के फलन को हम x का विषम फलन बोलते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक एग्जाम्पल ले लिया।
अब हमने आपसे बोला कि इसको पता लगाइए कि x का सम फलन है या विषम फलन है। आप क्या करिएगा, x के स्थान पर क्या ले लेंगे, माइनस एक्स। सम और विषम फलन पता लगाने के लिए तुरंत x की जगह माइनस एक्स लिखो, तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस साइन एक्स, माइनस, और साइन एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स। इसका मतलब है ये एक विषम फलन है। समझ में आया? तो जब भी इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ऐसा दिखे, लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें आप सबसे पहले काम करोगे सॉरी कि जो फलन यहां पर है, जो फलन यहां पर है उसको बाहर निकाल ले और चेक कर लो पहले कि ये फलन सम है कि विषम है, और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन करिए। क्यों? क्योंकि अगर कसम से ये फलन विषम हो गया ना, विषम हो गया, तो बिना कुछ किए हम उसको क्या लिख देंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। आपने देखा कि लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये लिमिट है हमारी, इससे मैच करती है बिल्कुल। ठीक है, तो हमने तुरंत इस फलन को निकाल के देखा, फलन कौन सा आया इसके भीतर, साइन एक्स। साइन एक्स को हमने निकाल के देखा कि ये सम है कि विषम, हमको साइन एक्स कैसा मिल गया, और अगर ये विषम फलन है तो फिर इसका मान क्या आएगा। सो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन पुट इट इक्वल टू 0। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्या जरूरत है कैलकुलेशन करके, हमें बताओ। नहीं समझ में आई बात आपको? ये प्रॉपर्टी का कमाल है, ये प्रॉपर्टी का फायदा है अगर आप यूज करते हैं तो। और अगर ये सम फलन होता, सम होता, तो भी रिड्यूस होकर ऐसा तो बन ही जाएगा ना, और उसके बाद उसको सॉल्व करना बहुत आसान है हमारा, अगर सम। लेकिन अगर विषम हो गया तो एक लाइन में खत्म हो गया ना सारा कुछ, तो 0 आएगा आंसर। इसलिए ये दो प्रॉपर्टीज, दो तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान दिए जाते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी 7 नंबर वाली जो यूज कर रहे हैं, और एक इससे जो पहले पढ़ी थी हमने 6th वाली प्रॉपर्टी, उसमें भी हम चेक करते थे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख के चेक करते थे ना। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इनका यूज कर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई, सम फलन क्या होता है, विषम फलन क्या होता है। बताओ, x टू द पावर 4 सम फलन है कि विषम फलन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 सम फलन है। tan x सम फलन है कि विषम फलन है? सम है, विषम फलन है, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह माइनस एक्स लिखोगे उसका निगेटिव बाहर मिलेगा ही आपको, तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी प्रूव करेंगे ना तो ये चीजें और ज्यादा आपको अच्छे से आती जाएंगी। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रूव करके देख लेते हैं जरा इसको, ओके, कि इनका कैसे प्रूविंग होगी। आपको मैं बताऊं, एग्जामिनेशन में इनकी प्रूविंग भी कभी कभी आती है, ये खुद भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो इसलिए कि अगर कभी इन जो प्रॉपर्टीज इनकी प्रूविंग अगर आ जाती है तो आप कैसे करेंगे उसको, वो हम करके दिखाते हैं आपको। आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या करना अलाउ करती है, वेरिएबल चेंज करना अलाउ करती है, और वेरिएबल चेंज करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, आंसर है नथिंग, कुछ भी नहीं। आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये कैसे हो जाता है, मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, और बड़ा इजी है। आप एक काम कर लो ना, दोनों साइड से इसको प्रूफ करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। इसमें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करेंगे, और सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। मान लिया कि इसका इंटीग्रल क्या है, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो इसका एंटी डेरिवेटिव लिख दिया,
और फिर ये लिमिट हमको यूज करनी पड़ेंगी फ्रॉम ए टू बी। अब लिमिट अप्लाई करोगे, आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। सिमिलरली राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाएंगे। सबसे पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ टी का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ टी आएगा। ये तो बड़ा सिंपल है। साइन, भाई ये कौन सी चीज है, ये तो वही है ना, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का एंटी डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉस टी है ना। वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना कि इसको नहीं है, इसको हम कैपिटल एफ नहीं लेंगे, आप ये नहीं कर सकते। आप अगर एक्स का एंटी डेरिवेटिव, एक्स का जैसे कुछ भी मैं बोलूंगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल होता है ना, ठीक है। मैंने बोला एक्स का इंटीग्रल बताइए, आपने बताया एक्स स्क्वायर बाई 2, मैंने टी का इंटीग्रल बताइए। तो आपको बस वेरिएबल चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो और कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इस पे। और ये भी क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। अब आप देखिए, पहले टी की जगह अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और अब आप मिला के देख लीजिए कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग आ रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया, इतना इजी है। देखो ये नहीं समझ में आया। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है भैया। सेकंड मतलब P ऑफ 1। P ऑफ 1 में क्या था, हाँ मतलब वो क्या करते हैं, उसको चेंज करने वाली, लिमिट चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, और इसमें आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम b टू a। अब हमको ये प्रूव करने की इन दोनों की वैल्यूज आपस में कैसी आएगी, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग से इसको समझने की कोशिश करिए। काहे से, हाँ है तो आपके पास ना। चलिए देखिए, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बहुत इजी है बेटा, आप थोड़ा भी दिमाग खर्चा कर दोगे तो आ जाएगा ये आपको। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। इसमें भी मुझे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगानी है, और उसके मुताबिक क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले हमको इसका क्या लिखना है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। और एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमने मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। रही बात लिमिट्स की, तो लिमिट्स तो अप्लाई करना पड़ेगा भाई। अब ये कैसा बन जाएगा जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब यहां पर भी छोटा सा काम करना चाहते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। समझ रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको इधर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इसको सॉल्व करने से क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस ए। तो अगर कहीं एफ ऑफ बी माइनस ए आ जाए तो आप ये नहीं लिख सकते हो, लिख सकते, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आया है, तो ये लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी लिखते हैं। लेकिन अगर आज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आ गया है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। तो आ तो गया हमारा राइट हैंड साइड। देखिए, नहीं समझ में आई बात आपको? क्यों भाई, आ रहा है समझ में? और आप अगर चाहो, आपको लगे नहीं ऐसे हमें अच्छा नहीं लगा, तो आप ये वाला साइड भी सॉल्व कर लो, और आप पाओगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर ही आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर लो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको लेफ्ट साइड पे राइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आ रहा है? अच्छा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई?
मतलब जिसे P2 से लिखा जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। यही वाली प्रॉपर्टी है ना P2 पे। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करना है? ए बी सी सब रियल नंबर हैं यहां पर। देखिए मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं केवल। राइट हैंड साइड लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसके मुताबिक एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा। एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमने मान रखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रॉम ए टू सी। ऐसे इसमें भी एफ ऑफ एक्स आएगा, उसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे सी टू बी। लिमिट अप्लाई करिए तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए? एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस इसमें क्या कर सकते हैं, ये कैपिटल रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और बउआ देखो ना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू, तो हम इसकी जगह तो ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और बेटा देखिए यही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। देखो नहीं समझ में आई बात आपको? आया? तो ये हमने कौन सा कर लिया है, ये हमने P2 प्रॉपर्टी को सॉल्व करके देख लिया है। ठीक है, बहुत आसान है, सारा कुछ बहुत इजी है। तो ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं फिर आज हम लोग। ओके, इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है P3 P4 P5 या जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके हम अगली क्लास में आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में। ये बता दीजिए क्या ये अभी तक का सब कुछ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और आपने एक बार प्रॉपर्टीज प्रूव कर लोगे ना, फिर प्रॉपर्टीज आपको याद ज़्यादा रहेंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रूल है, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी समय बिताते हैं ना तो वो चीज़ हमें याद ज़्यादा रहती है ना? तो सॉल्व करते वक्त भी आप टाइम बिता रहे हो उसके साथ में, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में फिट से आ जाएगी, बैठ जाएगी अच्छे से, और फिर क्वेश्चन लगाना बिल्कुल बड़ा आसान होगा हमारे लिए। तो ठीक है, आज मैथमेटिक्स में इतना रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।